आज की जो स्टोरी है वो 2014 या 2013 की होगी, जो कि जिसने ये भेजी है उनका नाम है राघवेंद्र। और ये पुणे सिटी की बात है। मतलब कॉलेज में ऐसा वर्कशॉप होती है ना, तो रात में कुछ 11 बजे तक वो चली थी। और उसके बाद हम लोग वहीं बॉनफायर पे थोड़ी देर हमने डांस किया, इधर उधर घूमे, सब कुछ देखा। और अब हम लोग वापस से, मतलब मैं और मेरे दो दोस्त वापस से अपने रूम पे आ गए। लगभग 12 बजे होंगे और हमने सोचा चलो अब सो जाते हैं, क्योंकि सुबह कॉलेज था। मैं खिड़की के पास ही अपने बेड पर लेट गया था। अचानक से मुझे फ़ील होता है कि कोई तो है जो मेरे ऐसे सीने पे बैठा हुआ है और मुझे बहुत तेज़-तेज़ से मार रहा है। और वो मतलब मेरा ऐसा गला दबा के मुझे मार डालने का पूरा ट्राई कर रहा है। मैं उसके वेट को अपने चेस्ट पे बहुत अच्छे से फ़ील कर पा रहा था। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो भी सब कुछ मेरे बेड पे ही हो रहा था। वो जो भी था वो बार-बार मुझसे सिर्फ़ एक ही चीज़ पूछ रहा था कि आखिर तुमने डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस क्यों करे? क्यों तुमने वो प्लान्स बदले? मुझे बार-बार वो थ्रेटन कर रहा था कि वो मुझे मार देगा। और ये ऐसे मतलब जो ये मुझे लग रहा था कि कोई मुझे मार रहा है, ये तो चल ही रहा है। उसके अलावा मुझे जो उसकी ये आवाज़ सुनाई दे रही है, वो ये जो सब बोल रहा है, वो अलग है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था इस चीज़ से ऐसे छूट पाने का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी बॉडी मेरे काबू में नहीं थी। मैं जो भी करना चाहता था वो हो नहीं रहा था और मुझे मार अलग से पड़ रही थी। वहीं जो मेरे दोनों फ्रेंड थे वो बगल में ही मेरे लेटे हुए थे दूसरे बेड्स पे। उन्हें मेरे मतलब ऐसे साँस रुकने की और ये जो छोटी-छोटी आवाज़ें होती हैं ना, ये सुनाई दे रही थी। तो वो उठे हैं, उन्होंने मुझे किसी भी तरीके से रेस्क्यू करने का ट्राई कर रहे थे और वो लास्ट में सक्सेसफुल हो भी जाते। मैं फ्री ऐसा लग तो रहा है कि हो गया हूँ, लेकिन जो मेरी बॉडी है वो अभी भी मेरी कंट्रोल में नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मतलब किसी, होता नहीं है टीवी पे दिखाते हैं जैसे कि एक आदमी है तो सही, वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जो मेरी बॉडी है वो कोई रिमोट से दूसरी जगह से कंट्रोल कर रहा है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैं चाहकर भी अपनी बॉडी को अपने तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और मैं जो बोल रहा था उस पे भी मेरा काबू नहीं था। मैं ऐसे-ऐसी चीज़ें बोल रहा था, ऐसी-ऐसी गालियाँ दे रहा था जो मैंने अपने लाइफ में कभी दी ही नहीं। और ऐसी चीज़ों का बोलना ही नहीं बनता, क्योंकि मुझे वो ना चीज़ें पता थी ना कुछ। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि मैं वो फालतू की चीज़ें क्यों बोल रहा था। अभी उन्होंने मुझे ऐसा उठा तो दिया है, लेकिन अभी जब उन्होंने रूम को देखा तो रूम बहुत ज़्यादा, बोलते नहीं है कि ऐसे टाइम पे बहुत स्पूकी ऐसा लगता है, ठंडी हवाएं सी चलने लगी हैं। और कोई भी उनमें से, मतलब हम में से कोई भी ऐसे पैर नीचे करके चप्पल पहनने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि रूम भी बिल्कुल डार्क था, सारी लाइटें बंद थी। और जब मैंने बिल्कुल अच्छे से ध्यान दिया है तो मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई तो है जो मेरी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। मुझे मेरी जॉ ऐसे हिलते हुए महसूस हो रही है, मेरे लेग्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो इधर उधर जा रहे हैं और मैं तेज़ तेज़ से चिल्ला रहा हूँ। उन्हीं में से मेरे एक फ्रेंड ने मेरे कान में ओम नमः शिवाय बोलना स्टार्ट किया। और उसे सुनने के बाद मैं अचानक से उस पर ही चिल्लाने लगता हूँ। उसके बाद ये सब 1 घंटे तक चला है। वहीं जब ये चीज़ मेरे सारे दूसरे दोस्तों को पता चला तो वो सारे के सारे मेरे रूम में आ गए। एंड वो सब वहीं पे जितने भी मंत्र वो जानते थे उनको चैंट करना या पढ़ना उन्होंने चालू कर दिया। उसके बाद का मुझे पता नहीं है, मुझे ऐसे नींद आ गई थी और मैं सो गया हूँ। अगले दिन जब मेरी आँख खुलती है तो मैं पाता हूँ कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है और मैं बहुत ही वीक फ़ील कर रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इतनी वीकनेस क्यों फ़ील हो रही है। पर मुझे आज भी ये चीज़ समझ नहीं आई कि ऐसा हुआ क्यों। हमें पता है ना, इंडिया में कहीं-कहीं मैरिजेज़ अभी भी ऐसा होता है कि रात भर चलती हैं। मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों मैरिज अटेंड करके आधी रात को खाना वाना खा के आ रहे थे और गाड़ी मैं चला रहा था और हम लोग घर की तरफ वापस से आ रहे थे। मेरी दीदी मेरे बगल में ही बैठी हुई थी और उसे थोड़ी नींद भी लगी हुई थी क्योंकि आधी रात हो गई थी। अब हम हाईवे पे जा रहे हैं, ट्रैफिक रात होने की वजह से ज़्यादा है नहीं, तो
मैं तब भी बड़ी डिसेंट स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि मेरी दीदी मुझे बार बार डांटती है कि ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तभी हम दोनों देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की ब्लू डेनिम्स और ब्लैक लेदर के जैकेट को पहने हुए, और उसके बहुत सुंदर से बाल है, वो वहीं पे खड़ी हुई है और वो मतलब लिफ्ट मांग रही है। तो उसे देखता हूँ मैं, और मैं अपनी गाड़ी रोकना चाहता हूँ, पर जो मेरी दीदी है वो उसे कम्प्लीटली डिनाई करती है कि ये सही नहीं है और चुपचाप से घर चल। कुछ मिनट बीतते हैं और मैं कहता हूँ कि हमें शायद एक बार रुक के मतलब पूछ तो लेना चाहिए ना उससे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हो सकता है उसके पास फ़ोन ना हो, या हो सकता है कि उसके फ़ोन की बैटरी चली गई हो। एटलीस्ट हम ये तो उससे पूछ ही सकते हैं ना कि कहीं उसे किसी को कॉल तो नहीं करना। तुझे ज़माने का पता है कि ज़माना कितना ख़राब है, आखिर तू भी तो एक लड़की है, क्यों ना हम उसकी हेल्प करें। पर मेरा ऐसा बोलने के बाद भी मेरी दीदी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू सिर्फ चुपचाप से घर चल। और उसके बोलने के बाद ही ना मतलब हमारा ऐसा इसका गाड़ी के अंदर एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा सीरियस सा हो गया। और वही मैंने मूड को लाइट करने के लिए कहा कि वो कितनी ब्यूटीफुल थी ना। मैं मतलब काश ऐसा होता कि मैं उसे उसके घर तक छोड़ पाता। तो बहुत लकी है कि हम इतनी दूर तक आ गए। अगर मैं अकेला होता ना तो मैं पक्का गाड़ी वहाँ पे रोकता और उसे घर तक उसके छोड़ के आता, तुझे पता है। और मतलब मैं ऐसे इसी तरीके के बैड जोक कर रहा था और हंस रहा था। तभी जो नेक्स्ट मोमेंट होता है, मैं और मेरी दीदी की सांसें रुक जाती हैं। मैं और मेरी दीदी देखते हैं कि सेम वही लड़की जो अभी पीछे लिफ्ट मांग रही थी वो हमारी गाड़ी के आगे है। हम दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि ये आखिर क्या हो रहा है। उसने सेम वही कपड़े पहन रखे हैं, सेम वही डेनिम एंड लेदर का जैकेट पहन रखा है, और वो हमें दिखाई दे रही है हमारी आंखों के सामने। अब मेरी हालत बिगड़ चुकी है, मेरी दीदी कुछ बोल नहीं पा रही, हम दोनों के वर्ड्स निकल नहीं रहे मुँह से। अब मैंने गाड़ी के एक्सीलेटर पे पैर रखा और मैंने सिर्फ गाड़ी भगाई है। और जब तक मैं घर हम नहीं पहुंच गए, हमने एक दूसरे से भी कोई वर्ड नहीं बोला। घर जाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। पर आज भी जब भी मैं इस इंसिडेंट के बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो थी कौन, और आखिर वो कहाँ से आई थी। क्या वो सही में एक ह्यूमन थी कि कोई हमसे ऐसा प्रैंक कर रहा था। बट वो जो भी था वो बहुत डरावना था।